हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। और हमारे आज के चैप्टर का टॉपिक है द फियर्स ऑफ द पीपल। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था बस्तर के बारे में। हमने एक देखा था बस्तर का बैकग्राउंड, उसकी लोकेशन, फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, वहाँ की कम्युनिटीज़ क्या है, क्या बिलीव्स थे, हमने यह पढ़ा था। और हमारे आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मतलब लोगों ने बस्तर के लोगों ने किस तरीके से रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था, क्या रीजंस थे, कैसे यह स्टार्ट होती है। देखिए, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि रीजंस क्या थे और क्या हुआ था। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन एक प्रपोजल लेके आई थी कि वह 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट को रिजर्व करेगी 1905 में। जैसा कि पहले फॉरेस्ट एक्ट आती है, फॉरेस्ट एक्ट में आया और उसके आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, चेंजेस लाए। हमने देखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया, हंटिंग को बैन किया गया, फॉरेस्ट से आप कुछ चीज़ें, जंगल से कुछ चीज़ ले नहीं सकते हो, इन सभी चीज़ों को किया गया था। यहाँ तक कि कुछ फॉरेस्ट के एरिया को रिजर्व भी किया गया था। अब 1905 में गवर्नमेंट ने अब एक नया प्रपोजल लेके आया कि 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व किया जाएगा। अब क्यों रिजर्व किया जाएगा? तो वैसे एरियाज को जहाँ पर टिम्बर्स होते हैं वे अच्छे खासे मिल सके, अच्छी क्वालिटी के मिल सके, ताकि गवर्नमेंट जो है उसे रेलवे ट्रैक्स बनाने में, स्लीपर्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स बनाने में इस्तेमाल कर सके। पहले से लोगों की प्रॉब्लम कम नहीं थी कि अब गवर्नमेंट ने एक और नया प्रपोजल ले आया था सामने। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो लोग थे, अब जैसे ही इस प्रपोजल के तहत फॉरेस्ट को 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी लोग वहाँ रहते थे, अब उस गांव को खाली कराया गया था। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो लोग हुआ करते थे, मतलब कि विलेजेस बन गया था, गांव बन गया था, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गए थे, 10-12 घर के एक गांव बना दिया गया था। तो जैसे ही ये प्रपोजल आया 2/3 रिजर्वेशन का, तो इसने क्या किया कि आने के साथ ही रिजर्व कर दिया फॉरेस्ट के रीजन को। और गवर्नमेंट ने अब वहाँ जो लोग रहा करते थे उनको वहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया कि चलो चलो अब आप निकलो, यहाँ रह नहीं सकते, ये एरिया जो है गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट इसका मालिक है, अब आपको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो किया तो लोगों को निकालना स्टार्ट किया था, तो वो बिना नोटिस के, ऐसा नहीं कि पहले होता क्या है कि पहले से आप अनाउंस कर दो, नोटिस दे दो कि हाँ आपको जगह खाली करनी है, 2-3 दिन के अंदर आप खाली कर दो। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, आए और डायरेक्ट बोलने कि नहीं नहीं, चलो चलो अब ये खाली करो, अपना सामान लेकर जाओ और कहीं और रहो, यहाँ नहीं रहना है, यह गवर्नमेंट की एरिया है, यहाँ पर गवर्नमेंट का अधिकार है। अब प्लस इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को कोई कंपनसेशन भी नहीं दी कि अब उनके घर हम ले रहे हैं तो उन्हें कुछ कंपनसेशन दे दे, ताकि वे लोग कहीं दूसरी जगह अपने अच्छा सा घर देख सके, अपने रहने के लिए कोई दिक्कतें ना हो उन्हें अपना जीवन यापन करने में। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब लोग जो है वह परेशान हो गए थे। हालांकि देखिए, सारे लोगों को नहीं निकाला गया था, कुछ लोगों को उस रिजर्व फॉरेस्ट में रहने की अनुमति दी गई थी। कौन से कंडीशन पर दी गई थी और क्यों? तो देखिए, जंगल है, वहाँ पर काम पड़ेगी, लकड़ियाँ काटना है, कौन काटेगा? जंगल की देखभाल करनी है, कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी आकर? नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहीं के लोगों को, कुछ लोगों को रहने की अनुमति दे दी कि आप रहना, और आपको फ्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी गवर्नमेंट को। अब फ्री में सर्विस क्या हो गए? तो वही लकड़ियाँ काटना वगैरह हो, कोई आपको देखभाल करना है जंगल का, तो आप फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसी कंडीशन पर आपको यहाँ इस जंगल में रहने की अनुमति दी जाएगी, और इसे ही फॉरेस्ट विलेज कहा गया था। तो कुछ लोग जो है उस रिजर्व फॉरेस्ट में रहते हैं और कुछ लोगों को निकाल दिया गया था।
अब देखिए जो लोग थे, बस्तर के जो लोग थे, अब वे इससे चिंतित हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और चिंतित हो गए थे। जिस तरीके से गवर्नमेंट एक के बाद एक इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, मेजर्स लेके आ रही है। पहले तो फॉरेस्ट एक्ट लेकर आई, उसके आने से सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले लगाया कि आप फॉरेस्ट का रिजर्वेशन कर दिया, फॉरेस्ट फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें नहीं ले सकते। फिर धीरे धीरे लेके आए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करो। फिर लेके आती है हंटिंग बैन किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या कि एक के बाद एक लोग, मतलब कि गवर्नमेंट मेजर्स लेके आ रही है, सारी चीज़ों पर रोक लगा रही है। तो लोग जो है ये चिंता का विषय बन गया था लोगों के लिए। अब परेशान हो गए थे, चैन से जी नहीं पा रहे थे लोग। समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं अब गवर्नमेंट पता नहीं कब कौन सा नया नियम लेकर आए। और लास्टली क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इस टू थर्ड प्रपोजल को पास किया, लेकर आई। तो यही कारण बना, ये जो था कह सकते हैं कि इसी ने लोगों के सब्र के बांध को तोड़ दिया था। देखिए सब चीज ठीक था, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट लाया, लोगों ने इतना सारे अत्याचार सहे, जो भी गवर्नमेंट बोली सारी चीजों को माना। कोई फॉरेस्ट से कुछ चीजें नहीं लेनी, रिस्ट्रिक्शन जो भी लगाए गए थे उसका पालन किया। अब जब लास्टली ये जो टू थर्ड प्रपोजल आया और इसने लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया, तो अब लोग जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ गए थे। उनके सब्र के बांध टूट गए थे। कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति की बर्दाश्त करने की सीमा होती है। तो लोगों को, जो बस्तर के लोग थे, उनके बर्दाश्त करने की सीमा अब खत्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। आफ्टर ऑल लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। नेचुरल, मतलब कि लोग जो है फॉरेस्ट पर डिपेंड हुआ करते थे, हर एक चीज जंगल से लेनी है। फॉरेस्ट एक्ट ने उन सभी चीजों को बैन कर दिया। पहले से ही प्रॉब्लम्स आ रही थी जीवन यापन करने में, कि इस टू थर्ड पॉलिसी ने आकर एक और नया बखीरा खड़ा कर दिया था लोगों के लिए। जीना मुश्किल हो गया था। अब चलो खाने पीने की इंतजाम कहीं से लोग कर रहे हैं, अपना जैसा भी घर है रह लेते थे, जीवन कट जाता था उन लोगों का। अब तो उन्हें घर से भी बेदखल कर दिया गया। अब वे रहेंगे कहाँ, कैसे अपने जीवन यापन करेंगे। उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी, परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। और जैसे ही ये प्रपोजल आता है, इसने अब उस सब्र के बांध को तोड़ दिया। इसी के साथ क्या हुआ कि लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था। चलिए देखते हैं कि इस रिवॉल्ट का क्या कारण था, क्या रीजंस था, या फिर कह सकते हैं कि लोगों की क्या सफरिंग्स थी, लोगों को क्या क्या परेशानियां सामना करने पड़ रही थी। देखिए ये टू थर्ड प्रपोजल के पहले क्या था कि लैंड रेट्स को बढ़ा दिया गया था। गवर्नमेंट ने रेंट्स को बढ़ा दिया। डिमांड फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स, मतलब जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट है, वे डिमांड करते थे लेबर्स की, फ्री लेबर्स की। आप हम अपनी सर्विस हमें फ्री में प्रोवाइड करो, आपको उसके बदले में कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। और हमने देखा ना कि रिजर्व फॉरेस्ट, जो टू थर्ड प्रपोजल के तहत फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया, तो वहाँ भी उन लोगों को कंडीशन पे रखा गया था कि वे अपनी फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये था। और क्या होता है लास्टली कि टेरिबल फेमाइन आ जाती है 1899 से 1900 के बीच, और फिर 1907 से 1908 के बीच। देखिए ये तो होना ही था। लोग क्या थे, वे लोग मोस्टली फॉरेस्ट पर डिपेंड थे ना। अपने खाने पीने की चीज़ें कहाँ से लाते थे, जंगल से लाते थे। अब जैसे ही उस एक्ट ने आकर इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया, हंटिंग को बैन किया, तो लोगों के खाने पर भी लाले, खाने के लाले पड़ गए थे, कहते हैं ना। तो इसने क्या किया, स्टार्विंग यानी स्टारवेशन, भूखमरी को जन्म दिया। तो 1899 से 1900 के बीच में एक फेमाइन आ जाती है भूखमरी की, और दूसरा 1907 से 1908 में आ जाती है। और लास्टली जब गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन, टू थर्ड रिजर्वेशन प्रपोजल को लेकर आया, तो ये लास्ट था। अब इसके आने के बाद लोगों के सब्र के बांध टूट गए, और लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे, बहुत हुआ। अब हमें अपने हक में लड़ना है, हमें अपने अधिकार चाहिए। तो अब हम चुप नहीं बैठने वाले। तो इसलिए हम कह सकते यही सब कारण थे जिसने 1910 के रेवोल्यूशन को जन्म दिया था। लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया था। तो देखिए जो लोग थे, विद्रोह लोगों ने किया, तो ये कैसे होता है। अब कोई एक आदमी सोच लेगा तो नहीं होगा, सभी को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो लोगों ने क्या किया कि डिस्कशन,
आपस में बातचीत की कि क्या होगा, कैसे करना है, गवर्नमेंट जो कर रही है बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो कैसे करना है। तो ये डिस्कशन कहाँ हुआ करता था? तो मेनली विलेज काउंसिल्स, बाजार्स, फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल्स हो गए तो वहाँ, और चाहे फिर वैसे एरिया जहाँ पर हेडमैन चाहे फिर प्रीस्ट ऑफ द सेवरल विलेजेस के जो है असेंबल हुआ करते थे, मिलते थे। मतलब कि जहाँ भी लोग आपस में मिले तो वहाँ इसी मुद्दे पर बातचीत हुआ करती थी। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक बिग हंट ऑर्गेनाइज किया जाता था साल में, और वहाँ पर लोग मीटिंग किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे। तो इन्हीं सब जगहों पर लोगों ने आपस में बातचीत की, डिस्कशन हुआ इस मुद्दे पर। देखिए, कंगर फॉरेस्ट जो प्रपोजल आई थी, टू थर्ड प्रपोजल, तो इसके तहत कंगर फॉरेस्ट जो है उस रीजन को सबसे पहले रिजर्व किया गया था, और यहीं से सबसे पहला रेवोल्यूशन भी स्टार्ट होता है 1910 का। तो किसने किया था? तो जो धुरवास कम्युनिटीज़ थी, कंगर फॉरेस्ट की धुरवास कम्युनिटीज़ ने सबसे पहले इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, और इसके साथ ही साथ जितने भी अदर कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों ने भी इनका साथ दिया था, जिसमें से गुंडा और धूर कम्युनिटी जो है, विलेजेस, गुंडा और धूर विलेजेस फ्रॉम विलेज नेथनार, यानी नेथनार गांव के गुंडा और धुरवा जो कम्युनिटी थी, उन लोगों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1910 में जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए, बात यहाँ यह आती है कि लोगों ने क्या सोचा कि गवर्नमेंट के खिलाफ हम विद्रोह करेंगे। तो विद्रोह क्या करेंगे, तो उसके लिए वेपन्स चाहिए, हथियार चाहिए। सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा कि चलो हम चलते हैं गवर्नमेंट से लड़ाई करेंगे, उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो विद्रोह करोगे तो क्या कैसे करोगे? खाली हाथ जाकर करोगे? गवर्नमेंट के पास बंदूक वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है, और ये लोग तो रह गए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट। तो इन लोगों के पास बंदूक के कहाँ से आएंगी, वेपन्स कहाँ से आएंगी? तो इन लोगों ने अपना वेपन्स जो है वो फॉरेस्ट से ही लेना स्टार्ट किया था। जैसे कह सकते हैं मैंगो बॉल्स, लंप ऑफ अर्थ, चिलीज, एरोज, मतलब कि जो चीज़ इन्हें जंगल से मिल सके, इन लोगों ने वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर कर अपने वेपन्स के रूप में हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहा। जैसे चिलीज वगैरह हो गई, मतलब मिर्ची पाउडर। उन लोगों ने क्या किया, सोचा कि जब भी दुश्मन हम पर अटैक करेंगे तो उनकी आंख पर ये मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तो इस तरीके से नेचुरली चीज़ उन लोगों ने अपना वेपन्स में इस्तेमाल किया था। और देखिए, ये सारे जितने भी वेपन्स हैं उन लोगों ने क्या किया कि गांव भर में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया, बांटना स्टार्ट कर दिया, एक इनविटेशन के रूप में कि आओ आप मेरा साथ दो, हम सब साथ में मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे। तो यह तो हो गया कि लोगों ने किस तरीके से वेपन्स अपने बनाए। हम रीजंस भी पढ़ लिए कि क्या कारण थे रिवॉल्ट के, जो रिवॉल्यूशन 1910 में स्टार्ट होती है। अब चलिए देखते हैं कि जो रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है तो उसमें लोगों ने आखिरकार क्या क्या किया था। अब 1910 में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, लोगों ने बाजार को लूटना स्टार्ट कर दिया, जो मार्केट थे उसमें लूटपाट की, जो भी ऑफिशियल्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, उनके घरों को लूटा गया, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, इन सभी जगहों को लूटा गया, जला दिया गया। और देखिए, लूटपाट में जो भी उन्हें जो कुछ भी मिलता था, जैसे ग्रेन, यदि कुछ अनाज मिला तो वे लोग क्या करते थे, अनाज को आपस में बांट लिया करते थे। तो यह था इंसिडेंट ऑफ द रेबेलियन। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो भी लोग कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे, तो इसके रिटर्न में गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए। गवर्नमेंट क्या ऐसे ही चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर देखते रहेगी सब कुछ? नहीं, गवर्नमेंट ने भी कुछ किया होगा। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कि गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या रहता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।